हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम उत्तक यानी टिश्यू को बेहतर ढंग से समझेंगे। इस वीडियो में क्लास 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट्स दिए हुए हो सारे कंटेंट्स को आसान भाषा में और बारीक से समझने के उद्देश्य से ही ये वीडियो को बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि उत्तक क्या है यानी व्हाट इज टिश्यू। तो उत्तक को समझने से पहले हम सबसे पहले गौर करेंगे एक जीवित जीव पर। हम अपने चारों ओर जो भी जीवित जीव देखते हैं इन सारे जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिक जीव और दूसरा है बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिनकी संपूर्ण शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से बनी हुई हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। उसी प्रकार बहुकोशिक जीव जो है वैसे जीव को कहा जाता है जिसकी संपूर्ण शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए हो। उदाहरण के तौर पर सभी पादप, जितने भी पौधे हम देखते हैं, सारे पौधे और सारे जंतु ये सभी बहुकोशिक जीव की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार एक कोशिक जीव की शरीर केवल और केवल एक कोशिका से बनी हुई होती है, जबकि बहुकोशिक जीव की शरीर एक से अधिक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। जब हम एक कोशिक और बहुकोशिक जीव का स्टडी करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है श्रम विभाजन। ये श्रम विभाजन क्या है? व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। एक कोशिक जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिसके कारण सारे कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपादित होती हैं। अतः श्रम विभाजन का अभाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक कोशिक जीव हैं जैसे कि अमीबा, तो इसकी शरीर की जितनी सारी कार्य हैं, चाहे वह कार्य श्वसन का हो, पाचन का हो या फिर गति का हो, सारे कार्य केवल और केवल एक ही कोशिका को करना होता है। यानी इसमें श्रम का विभाजन विभिन्न कोशिकाओं में नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कोशिक जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है, यानी श्रम विभाजन का अभाव होता है। वहीं बहुकोशिक जीव में क्या होता है कि बहुकोशिक जीव जो है इसमें अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं विकसित होती हैं। यानी इसमें स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। कोई भी एक बहुकोशिक जीव जो हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो इस जीव की जितने भी कार्य हैं, श्वसन, पाचन, गति या जो भी कार्य हैं, तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं विकसित होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बहुकोशिक जीव में श्रम विभाजन होता है। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। उत्तक क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में किसी विशेष कार्य के लिए एक जैसी कोशिकाओं की एक समूह एक साथ कार्य करती है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक यानी टिश्यू कहलाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुकोशिक जीवों में अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो किसी पार्टिकुलर कार्य करने के लिए एक जैसी अनेक कोशिकाओं का एक समूह होती हैं जो एक साथ कार्य करती हैं। तो कोशिकाओं का इसी समूह जो किसी एक खास कार्य को अंजाम देती हैं, उस समूह को हम उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। अगला पॉइंट जो है कि ये है कि उत्तक का जो परिभाषा है उसको हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान आकृति की कोशिकाएं हो और वह किसी एक खास कार्य को, पार्टिकुलर फंक्शन को संपन्न करती हो, तो वैसे समूह को हम उत्तक कहते हैं। इस वीडियो में हम पौधे और जंतु
दोनों के उत्तकों पर डिस्कशन करेंगे। चूंकि जैसा हम जानते हैं कि पौधे और जंतुओं में अनेक भिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण उत्तकों में भी भिन्नताएं होना स्वाभाविक हैं। तो सबसे पहले हम पौधों के उत्तक पर डिस्कशन करेंगे। किसी एक पौधे में कितने तरह की टिश्यूज होती हैं, इन सारे टिश्यूज को अब हम वन बाय वन समझेंगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। आप देख सकते हैं कि किसी प्लांट में कुछ ऐसे क्षेत्र होती हैं जिसमें वृद्धि होती है। इस तरह की वृद्धि के लिए पौधों में नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक खास प्रकार के उत्तक होते हैं, जिससे विभज्योत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। विभज्योत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसे टिश्यू है जो कि कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी इस तरह के टिश्यू का मेन फंक्शन जो है वो ये है कि इस तरह की टिश्यूज में जो कोशिकाएं होती हैं वो काफी रफ्तार से विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो इस तरह की जो टिश्यू होती हैं, इस तरह की टिश्यू को हम विभज्योत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। विभज्योत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन है कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ताकि पौधों में वृद्धि की जा सके। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। पौधों में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर पाई जाती हैं, उसकी लोकेशन के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है शीर्षस्थ, दूसरा है कैम्बियम जिससे हम पार्श्वीय भी कहते हैं, और तीसरा है अंतर्विष्ट। इसका इंग्लिश नाम जो है जैसे शीर्षस्थ का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसी प्रकार कैम्बियम या पार्श्वीय को हम कैम्बियम या लैटरल कहेंगे, और अंतर्विष्ट को इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अब इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों के कौन से भाग में पाए जाते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत है। अब हम डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एक प्लांट का डायग्राम दिया गया है, और सबसे एपेक्स पर, सबसे चोटी पर एक मेरिस्टेम का डॉटेड स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये है एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योत्तक, जो कि शाखा या तना के सबसे शिखर पर मौजूद होती हैं और जो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसी प्रकार लैटरल मेरिस्टेम्स जो हैं ये तना या शाखा की मोटाई में वृद्धि करती हैं, और इससे हम पार्श्वीय विभज्योत्तक भी कहते हैं। और सबसे लास्ट जो है वह है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि पौधों में पर्व संधियों के सामने पाया जाता है। पर्व संधि यानी वैसे स्थान जहां पर नई शाखा या नई पत्ती निकलती है, उस स्थान को पर्व संधि कहा जाता है। और यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर्व संधि के सामने पाए जाते हैं, जो कि 2 पर्व संधियों के बीच की दूरी को बढ़ाती हैं, यानी 2 पत्तियों के बीच की दूरी को बढ़ाती हैं जब ये पौधों में लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस तरह 3 तरह के मेरिस्टेम को हमने बेहतर ढंग से समझ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। पहला पॉइंट है शीर्षस्थ विभज्योत्तक जड़ों और तनों के अग्रभाग में मौजूद होते हैं और लंबाई में वृद्धि करती हैं। ये जो शीर्षस्थ विभज्योत्तक है ये टिप पॉइंट पर पाया जाता है, चाहे वह तना हो या फिर जड़ हो। अगला पॉइंट है कैम्बियम, जिससे हम पार्श्वीय विभज्योत्तक भी कहते हैं। ये तना और जड़ों की परिधि में यानी उसकी मोटाई में वृद्धि करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। यानी पर्व संधि वैसे स्थान है जहां नई शाखाएं या नई पत्ती निकलती हैं। तो यानी अंतर्विष्ट विभज्योत्तक नई शाखा या नई पत्ती निकलने वाली जगह के सामने पाई जाती हैं। अब हम स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे।
ये स्थायी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह नहीं होती हैं। चूंकि स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये कोशिका विभाजन करके पौधों में वृद्धि में सहायक नहीं होती हैं, जबकि इनकी कोशिकाओं का कुछ अलग तरह का कार्य होता है। पौधों की जो अन्य कार्य हैं जैसे पौधों को मजबूती प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करना और भी वो अलग अलग जो कार्य हैं उन सभी कार्यों के लिए स्थायी ऊतक जो है जिम्मेदार होती हैं। अब स्थायी ऊतक के बारे में हम अलग अलग पॉइंट्स को नोट आउट करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा बनी कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं और विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से नई नई कोशिकाएं बनती हैं और इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जो विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं और अलग तरह के कार्य करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। इस तरह की जो नई प्रकार की जो टिश्यू बनती हैं उससे हम स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो कोशिकाएं बनती हैं और वे सभी कोशिकाएं जब विभाजित होने की शक्ति को खोकर एक अलग तरह के कार्य करने की अनुकूलन जो है वो प्राप्त कर लेती हैं, तो इसी प्रक्रिया को, इसी चेंजिंग को हम विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं, उन स्थायी ऊतक की क्या क्या प्रकार हैं, उसकी क्या कार्य हैं, इसको हम अब समझेंगे। सुविधा के दृष्टिकोण से स्थायी ऊतक को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। अब ये सरल स्थायी ऊतक क्या है और जटिल स्थायी ऊतक क्या है? चूंकि किसी भी ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वह सामान्यतः माना जाता है कि एक ही तरह की होती हैं और एक ही प्रकार की कार्य करती हैं, लेकिन कुछ ऊतक ऐसी होती हैं जिसमें सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, एक तरह की काम नहीं करती हैं। यानी सरल स्थायी ऊतक में जितनी कोशिकाएं हैं सभी एक तरह की होती हैं और एक जैसी कार्य करती हैं। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक में क्या है कि इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और एक जटिल संरचना बनाती हैं। यानी सरल संरचना बनाने वाली सरल स्थायी ऊतक और जटिल संरचना बनाने वाली जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल सा बात है, सरल स्थायी ऊतक वैसे ऊतक हैं जिसमें सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। अब आइए देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक किन किन रूपों में प्लांट में मौजूद होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं और मुख्यतः भोजन का भंडारण करती हैं। एपिडर्मिस जो होती हैं वह पत्ती की सबसे ऊपरी वाली परत होती हैं। तो इसी एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसका मुख्य कार्य है भोजन का भंडारण करना। इस तरह के ऊतक को पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो इस तरह की जो ऊतक होती है जो भोजन का भंडारण करती हैं उसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे पैरेन्काइमा को तो सेल्सों के बीच, कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होती हैं। अगला पॉइंट है, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर आप किसी पत्ती की क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पैरेन्काइमा ऐसी हैं जिसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह की जो पैरेन्काइमा है जिसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उस तरह की जो ऊतक है उससे क्लोरेन्काइमा या फिर हरित ऊतक कहा जाता है। और इस तरह की ऊतक का मुख्य फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है वह है प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है
जलीय पौधों में पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में तैरती हैं। आप जलीय पौधों के केस में देखेंगे कि जो पैरेंकाइमा है उनकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के मध्य बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं, और ये कैविटीज जो हैं ये कैविटीज खाली होती हैं जिसमें हवा भरी हुई रहती हैं, और इसी के कारण पौधे जो हैं जलीय पौधे वह हल्की हो जाती हैं और पानी में आसानी से तैरती हैं। और इस तरह की पैरेंकाइमा जो एयर कैविटीज अपने में रखती हैं, यानी इस तरह की जो जलीय पौधों में जो पैरेंकाइमा है इसको हम एरेंकाइमा कहते हैं, और ये एरेंकाइमा जलीय पौधों में ही पाई जाती हैं। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें एक शब्द हमने देखा वह है क्लोरेनकाइमा, जिसको हम हरित उत्तक भी कहते हैं। ये ऐसा पैरेंकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस तरह जो नाम है क्लोरेनकाइमा, इसी तरह का एक अलग नाम भी है जिसको अब हमें पढ़ना है, वह है कॉलेनकाइमा। चूंकि पहला जो है वह है क्लोरेनकाइमा जिसके बारे में हमने जान लिया, और इसी तरह का मिलता जुलता एक नाम है कॉलेनकाइमा जिससे हमें समझना है और इसको अब हम पढ़ना है। ये दो शब्द जो हैं अलग अलग हैं। पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में लचीलापन के लिए एक विशेष प्रकार की उत्तक होती हैं जिससे कॉलेनकाइमा कहा जाता है। चूंकि कॉलेनकाइमा जो हैं ये पौधों में लचीलापन लाने के लिए एक विशेष प्रकार की उत्तक है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, पौधों में कठोरता एवं मजबूती के लिए एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिससे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां काफी कठोर और मजबूत होती हैं, जैसे खजूर या ताड़। तो इसमें क्या होता है कि इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की उत्तक होती है जिससे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है, जो कि कठोरता और मजबूती लाती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं वह मृत कोशिकाएं होती हैं, और इसका मेन फंक्शन है कठोरता या मजबूती लाना। सरल स्थायी उत्तक को तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है जटिल स्थायी उत्तक। जहां सरल स्थायी उत्तक एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, वहीं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह हमने पहले ही डिस्कस किया कि सरल स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वह एक ही तरह की होती हैं, और जब किसी उत्तक में कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं तो वैसे उत्तक को हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक का सबसे अच्छा उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। अब हमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में विस्तार से समझना है। ये जो नाम है जाइलम और फ्लोएम, ये नाम काफी प्रचलित हैं और हमने पहले भी सुना है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें नोट करना है। जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक हैं, यानी इन जो उत्तक हैं जाइलम और फ्लोएम, इसका मेन फंक्शन है कंडक्शन, यानी पदार्थों का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह पर पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। इसलिए इस तरह के उत्तक को संवहन उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य रूप से जाइलम जल और खनिज लवण को तना, शाखा, पत्तियों और फूलों तक पहुंचाती हैं। ये जो जाइलम है इसका मेन फंक्शन है कि जो मिट्टी में जो जल और खनिज लवण जड़ एकत्रित करती है, उसी जल और खनिज लवण को तना, शाखा, पत्ती, फूल आदि भागों में पहुंचाती है। जबकि फ्लोएम का काम क्या है न, ये पत्तियों में जो भोजन निर्माण होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन निर्माण होती है, उसी भोजन को पौधों के अन्य भागों जैसे तना, जड़ आदि भागों तक पहुंचाती है। चूंकि हमने देखा जाइलम जो है ये एक जटिल उत्तक है,
तो जब जटिल उत्तक हैं तो इस तरह के उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी। अब आइए देखते हैं कि जाइलम में कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहला है जाइलम ट्रैकिड, ये एक तरह की कोशिकाएं हैं। दूसरे तरह की कोशिका है वाहिका। तीसरे तरह की है जाइलम पैरेंकाइमा। और चौथे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वह है जाइलम फाइबर। चूंकि जाइलम फाइबर जो है ये कोशिकाएं नहीं है बल्कि ये एक तरह के रेशे हैं, फाइबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जाइलम जो है 4 अवयवों से मिलकर बनी होती हैं: जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। अब देखते हैं कि कौन सा अवयव का क्या कार्य है। जाइलम ट्रैकिड का कार्य है जल एवं खनिज का संवहन। इसका जो मेन फंक्शन है वह है जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट। और वाहिका का भी ऐसा ही काम है, वह भी जाइलम ट्रैकिड की तरह जल और खनिज का संवहन करती हैं। जाइलम पैरेंकाइमा जो है ये भोजन का संग्रह करके अपने में स्टोर रखती हैं। और जाइलम फाइबर जो है ये पौधों में सहारा प्रदान करती हैं, पौधों को मजबूती प्रदान करती हैं। फ्लोएम जो है ये भी जाइलम की तरह ही एक जटिल स्थायी उत्तक है और ये फ्लोएम एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। फ्लोएम का जो अवयव है वह है चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे यानी फ्लोएम फाइबर्स। तो इस प्रकार फ्लोएम्स जो हैं ये इन सभी अवयवों से मिलकर बनी होती हैं। फ्लोएम के बारे में डिटेल स्टडी आप हायर क्लासेस में करेंगे। चूंकि हमने प्लांट टिश्यू को तो समझ लिया, अब हमें एनिमल टिश्यू को समझने की जरूरत है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। पहला है एपिथेलियमी उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा संयोजी उत्तक जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। क्लास 9th के सिलेबस के अनुसार इस वीडियो में हम 4 तरह के उत्तक को समझेंगे: एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब एक एक उत्तक को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जंतुओं के केस में एपिथेलियमी उत्तक एक महत्वपूर्ण उत्तक मानी जाती है। यह उत्तक शरीर को ढकने या रक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यह शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एपिथेलियमी उत्तक जो है ये बाहर से और अंदर से भी हमें रक्षा करती है और हमारे शरीर को ढकती है। हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऐसे अंग हैं, ऐसी गुहिकाएं हैं जिसके चारों ओर एपिथेलियमी उत्तक की दीवारें होती हैं। यानी एपिथेलियमी उत्तक जो है ये बाहरी आघातों से, बाहरी फैक्टर से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। अगला उत्तक का प्रकार है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक संयोजी उत्तक है। जो ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ती रहती हैं ये एक तरह की संयोजी उत्तक है। रक्त का 2 भाग हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कोशिकाएं। रक्त में जो तरल भाग होती हैं उससे प्लाज्मा कहा जाता है और इस प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की डिटेल स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। साथ ही प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण, हार्मोन व गैसें होती है। अस्थि यानी बोन्स संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अस्थि जिससे हम हड्डियां कहते हैं, ये हड्डियां संयोजी उत्तक का एक अलग तरह का उदाहरण है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अक्सर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है
कि ये हड्डियां कौन कौन से मिनरल से बनी होती हैं। तो हड्डियां जो हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। उपास्थि जिससे कार्टिलेज कहा जाता है, ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है जो शरीर को लचीलापन देती हैं। हमारी बॉडी में कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो काफी मुलायम होती हैं, जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। इस तरह की हड्डी को उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, हमारे कानों में पाई जाती हैं, नाक में, कंठ, श्वासन नली और अन्य हिस्सों में भी ये कार्टिलेज जो है ये पाई जाती हैं। और ये कार्टिलेज काफी कोमल होती हैं और इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। ऊतक का अगला प्रकार है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक गति के लिए उत्तरदायी हैं, जो लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिससे पेशीय रेशा यानी मसल फाइबर कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हाथ, पैर या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की जो मूवमेंट होती हैं वह कुछ अलग तरह के ऊतक की एक्टिविटी के कारण होती हैं। इसी ऊतक को मसल्स या मसल फाइबर कहा जाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की सिकुड़ने वाला प्रोटीन मौजूद रहता है, जिसके कारण गति होती है। ये जो मसल फाइबर हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो सिकुड़ती हैं, और इसी गुण के कारण पेशीय रेशा यानी मसल फाइबर जो हैं ये गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, जिससे ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल कहा जाता है। अपने हाथ, पैर या बॉडी का कुछ अलग अलग हिस्सों को हम अपनी इच्छानुसार जब चाहें तब गति करा सकते हैं। तो इस तरह की जो गति है जो हम अपनी इच्छानुसार करा सकते हैं, तो इसमें जो सभी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इस सारे मसल्स को वॉलंटरी मसल्स या फिर ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। ऐसी पेशी विशेष रूप से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या फिर स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिसको हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, तो इस तरह की जो पेशियां होती हैं ये जनरली किसी न किसी हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इस तरह के मसल्स को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिससे कंकाल पेशी यानी फिर स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। जिन पेशियों की गति को हम अपनी इच्छानुसार संचालित नहीं कर सकते हैं, उसे अनैच्छिक पेशी या फिर इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी गतियां होती हैं जिससे हम अपनी इच्छानुसार संचालित नहीं कर सकते हैं। जैसे श्वास लेने के कारण फेफड़े की जो गति होती है, हमारे हार्ट बीट की जो गति होती है, साथ ही कुछ ब्लड वेसल्स की सिकुड़ने या फैलने की जो गति होती है, इस तरह की कुछ कुछ गति ऐसी हैं जिससे हम अपनी इच्छानुसार संचालित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की गति के लिए जो सारे मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वैसे मसल्स को अनैच्छिक पेशी या फिर इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है। इन पेशियों को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिससे चिकनी पेशी भी कहा जाता है, यानी स्मूथ मसल्स। हृदय में जो पेशियां होती हैं, हृदय में जो मसल्स होती हैं, उसको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू किसी एनिमल में सबसे विकसित टिश्यू माना जाता है, और इसी टिश्यू से हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जा और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र बना होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जनरली जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि जो कोशिकाएं होती हैं ये काफी सूक्ष्म होती हैं, जिससे खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है, जिससे हम न्यूरॉन कहते हैं, ये काफी लंबी होती हैं और इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।